टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग अवरिश। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग श्वेता। यस सो राइटिंग टास्क 2 की प्रैक्टिस करी या नहीं? यस मैम कर रही हैं। हाउ इज द स्कोर नाउ? मैम कंसिस्टेंट उतना ही 6.5। 6.5 ही? 7 नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्या मिस्टेक्स हो रही हैं? मैम लेक्सिकल रिसोर्सेज का बताते हैं वो, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बताते हैं, हालांकि मैं यूज कर रहा हूँ वो दोनों चीजें, लेकिन लेक्सिकल रिसोर्सेज, दैट मीन्स जो आप वो कैब यूज कर रहे हो वो करेक्ट नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग विशाली। जो भी आपको फीडबैक मिलता है जब आप अपने राइटिंग टेस्ट को अपलोड करते हो, प्लीज उस पे वर्क करो। ओके? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम राइटिंग टास्क 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो सेशन है इट इज फॉर बोथ एकेडमिक एज वेल एज जीटी स्टूडेंट्स, क्योंकि आज मैं दोनों को ही ओवरव्यू देने वाली हूँ कि टास्क 1 होता क्या है। देखो, अगर आप अपने आइल्स राइटिंग टास्क 1 को सीरियसली नहीं ले रहे, आपको लग रहा है कि टास्क 1 ही तो है, एक रिपोर्ट राइटिंग है या एक लेटर राइटिंग है, ये तो मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी और मेरा बांड 7 का ड्रीम जो है वो फुलफिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि सिर्फ राइटिंग टास्क 2 पर हम फोकस करते रहें और टास्क 1 को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और रिजल्ट पता है क्या होता है? आपका बैंड 6.5 पे ही अटक जाता है बार बार। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि टास्क 1 का कंप्लीट ब्लूप्रिंट क्या होता है, सिर्फ थ्योरी नहीं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। जैसे हमने टास्क 2 करा कि एग्जामिनर को चाहिए क्या उसकी राइटिंग टास्क 2 में, जब हम टास्क 2 लिखें, एग्जामिनर हमें बैंड स्कोर दे, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, टास्क 1 का आज ओवरव्यू, मार्किंग क्राइटेरिया, हम दोनों की बात करेंगे कि टास्क 1 के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वो ब्लूप्रिंट, या मैं कहूँ जो भी हमें वो इमेज दिखती है या हमें जो भी लेटर दिखता है, हमें वो लिखना कैसे है, आज आपको पता चलेगा कि टास्क 1 एक्चुअली में होता क्या है, एकेडमिक और जनरल में क्या डिफरेंस होता है, और एग्जामिनर किस बेसिस पे आपको मार्क्स देता है, और कैसे आप बैंड 7 या 8 स्कोर कर सकते हो। राइट? तो अगर आप आइल्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो ना कि हाँ मुझे लाना है बैंड 7 एंड अबव, तो प्लीज ये सारी मिस्टेक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हें आप अवॉइड करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फॉर राइटिंग टास्क 1। ठीक है? अब सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगी कि आइल्स का जो राइटिंग टास्क 1 है वो होता क्या है, इन योर लैंग्वेज, इन योर टर्म्स। राइटिंग टास्क 1 है क्या? यस। मैम जीटी रिपोर्ट राइटिंग एकेडमिक, ये जो भी आपने जीटी बताया का अभी। है वो जीटी के लिए बताओ, जो एकेडमिक का है वो एकेडमिक के लिए बताओ। यस। प्लीज, somebody was मैम speaking। हम्म। रिपोर्ट राइटिंग की बताया आपने कि रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट जैसे राइटिंग ग्राफ्स होता हैं है। या कोई हम्म। बार चार्ट है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको ट्रेंड्स बताने हैं। यस। तो आपको इसमें करना क्या होता मैम है? ईमेल भी रहता है। नो, नॉट ईमेल। ईमेल नहीं होता। ओके हम्म। ओके थैंक यू। यस। अब जो आपको कोई भी अगर इमेज मिलती है, उसमें ग्राफ है, पाई चार्ट है, या बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, या कोई मैप है, या प्रोसेस डायग्राम है, उसमें आपको करना क्या होता है? क्या लिखते हो? अभी तक आप अपनी राइटिंग्स तो सबमिट कर रहे हो पेज पे, है ना? एप्लीकेशन में एआई के थ्रू भी करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनर के थ्रू भी अपनी राइटिंग को टेस्ट कराते हैं, तो आप क्या लिखते क्या हो? मैम पहले इंट्रो इन्फिनिक्स मैथ 6 ने बोला कि डिस्क्राइब करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन को इन टास्क 1। इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हो, कैसे डिस्क्राइब करते हो, मैम क्या क्या लिखते हो? यस। मैम पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हम्म। फिर ओवरऑल,
हम्म फिर 2 पैराग्राफ बॉडी 1 ਤੇ बॉडी 2। ओके, ये आपने मुझे स्ट्रक्चर बताया कि आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, है ना? यस मैम। क्या यस हम मैम। यहाँ पर अपना ओपिनियन लिखते हैं? नो मैम। क्या हम जो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं? नो मैम, जो मैप बार ग्राफ लीनियर ग्राफ में बताया होगा वो ही लिखेंगे। हम्म। क्या यहाँ पे कोई डिबेट होती है? कुछ डिबेट रिलेटेड लिखना है? नो। नो मैम, कंपैरिजन होते हैं ग्राफ्स में। कंपैरिजन। तो दैट मीन्स टास्क 1 में हमें इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है, जिसमें हमें कोई ओपिनियन नहीं लिखना, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना, कोई डिबेट नहीं करनी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन। एग्जाम आपको डेटा देता है, वो जो इमेज है, वो जो क्वेश्चन है, वो आपको क्या दे रही है? सिर्फ और सिर्फ डेटा दे रही है। और आपको क्या करना है उस डेटा का? आपको उस डेटा को एक्सप्लेन करना होता है। रिमेंबर दिस थिंग, आपको इमेज में एक डेटा मिलता है ना? चाहे वो बार चार्ट की फॉर्म में है, पाई चार्ट की फॉर्म में, लाइन ग्राफ हो, मैप हो, प्रोसेस हो, आपको कुछ डेटा दे रखा है। आपको उस डेटा को एक्सप्लेन करना है। क्या हो रहा है उस इमेज में, कैसे चेंज हो रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं। और ये सारा जो काम है ना, कि क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें, क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे वो चेंज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, बहुत कम चेंज हो रहे हैं, कैसे वो चीजें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स क्या हैं उसमें, ये सारा काम आपको सिर्फ और सिर्फ 150 वर्ड्स में करना होता है। मिनिमम 150 वर्ड्स में, मैक्सिमम तो इट्स अप टू यू। लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? क्योंकि आपको टाइम पे भी फोकस करना है। टाइम कितना मिलेगा आपको? सिर्फ 20 मिनट्स। और आप इसको लाइटली ले लेते हो कि सिर्फ यार एक रिपोर्ट ही तो लिखनी है, इमेज को देख के मेरे को सिर्फ लिखना ही तो है, मैं कुछ भी लिख लूंगा, 20 मिनट का टाइम है तो बहुत है। नो, दैट इज रॉन्ग। आपको टास्क 1 को लाइटली नहीं लेना। अगर आप इसे लाइटली लेते हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि टास्क 1 का टोटल राइटिंग स्कोर 1/3 होता है। 1/3 मतलब 33% स्कोर आपको इसी का मिलेगा। तो अगर आपका टास्क 1 वीक है तो टास्क 2 स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ड्रॉप हो जाएगा। सो यू कैन नॉट से कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ टास्क 2 की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो 2/3 वेटेज है। टास्क 1 को भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपका टास्क 1 वीक हुआ तो टास्क 2 स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी आपका बैंड स्कोर डिक्रीज हो जाएगा। राइट? तो चलो अब आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हैं। एकेडमिक वर्सेस जनरल दोनों टास्क की बात करते हैं। आइल्स के 2 वर्जन होते हैं, आप सबको पता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एकेडमिक है और कुछ जीटी है। जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करो कौन जीटी का है, कौन एकेडमिक का है, सो दैट आई कैन नो। क्योंकि टास्क 1 दोनों में कंप्लीटली डिफरेंट होता है। यस श्वेता, आई नो योर इट्स योर फर्स्ट डे। राजवीर जीटी, राज जीटी, विवेक एकेडमिक, स्वाति जीटी। रेडमी नोट 9 प्रो, व्हाट्स योर नेम? एकेडमिक, स्वामी जनरल, नीरज। नीरज, वेयर वर यू? कहाँ गुम थे? मैम जॉब टाइम का वजह से टाइम नहीं मिल रहा था या इसलिए। फ्यू क्लासेस अटेंड करके देन मिस कर देते हो। हाउ कैन वी हेल्प यू आउट? कैसे आएगा स्कोर आइल्स में? नहीं मैम, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे थे। Are you following the strategies which were explained in the recorded classes? जितनी भी अभी तक क्लासेस यस हुई हैं मैम। सारी देखी हैं? ऑल द स्पीकिंग यस मैम। मॉड्यूल, राइटिंग टास्क 2 पूरा देखा है? कौन कौन सी जी टेक्निक्स जी होती है मैम। पैराफ्रेजिंग की? कैसे कैसे हम पैराफ्रेजिंग करते हैं? ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट देयर, बताओ कैसे कैसे हम पैराफ्रेजिंग करते हैं? मैम पैसिवाइज करके कर सकते हम्म हैं, नॉमिनाइजेशन करके कर सकते हैं। हम्म
कोई वो आप स्टेटमेंट आपने वो बताया था जो पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और स्टेटमेंट परफेक्ट, उसके जरिए कर कंडीशनल्स सकते की हैं। फॉर्म में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, वर्ब फ्रेज टू नाउन फ्रेज की फॉर्म में, डेवलप है तो डेवलपमेंट कर दो। Raj, you want band 7, but you are stuck at band 5.5 or 6. प्लीज क्लासेस को रेगुलर अटेंड करोगे, इंटरैक्ट करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, ओनली देन आई कैन हेल्प यू आउट। अगर आप 4 दिन क्लास अटेंड कर रहे हो और फिर नेक्स्ट 4 दिन के लिए आप ऑफ पर हो, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, है ना। सो इसलिए प्लीज बी रेगुलर इन द क्लासेस, ओनली देन आई कैन हेल्प यू आउट। तो आज से टास्क 1 अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, प्लीज बी रेगुलर, ताकि आप टास्क 1 अच्छे से कर पाओ। जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, यू कैन वॉच दोज सेशंस। और इस मॉड्यूल के बाद मैं बता दूं आपको कि नेक्स्ट वीक, लाइक फ्रॉम मंडे, आज तो फ्राइडे है, टुमारो इज अ वीकेंड, मंडे ऑनवर्ड्स राइटिंग टास्क 1 चलेगा फॉर द एंटायर वीक, एंड देन नेक्स्ट वीक विल बी द रीडिंग मॉड्यूल। सो प्लीज रीडिंग मॉड्यूल बिगनिंग से, आज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, प्लीज बी रेगुलर इन द रीडिंग मॉड्यूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सबसे पहले एकेडमिक टास्क 1 की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि टास्क 1 दोनों, चाहे एकेडमिक हो या जनरल हो, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। टास्क 2 आपका सेम रहता है, बट टास्क 1 इज डिफरेंट। अब एकेडमिक टास्क 1 में आपको यूजुअली क्या मिलता है, एक विजुअल इंफॉर्मेशन मिलती है। विजुअल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज विजुअल, व्हाट इज विजुअल इंफॉर्मेशन? यस, एनीवन? मैम जो इमेज के जरिए दिखाई जाती है, सॉरी, यस। मैम जो इमेज के जरिए दिखाई जाती है। विजुअल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो हम कैसे देखते हैं, अपनी आंखों के थ्रू, बाय सीइंग समथिंग। उसमें कोई पिक्चर होगा, कोई इमेज होगा, कोई डायग्राम होगा, कोई साइंस होंगे, कोई सिंबल्स होगा, कोई वीडियो भी हो सकता है, कोई मैप भी हो सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो दिखाई जाती है, जो लिखी ना जाए, जो बोली ना जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, विजुअल इंफॉर्मेशन। जो दिखाई जा रही है, विजुअल है, वी कैन सी थ्रू आवर आईज, वो लिखी नहीं गई वहां पर, वो बोली भी नहीं गई, राइट। अब कोई बार चार्ट है जो शो कर रहा है आपको किसी पॉपुलेशन का ग्रोथ, वो क्या है, विजुअल इंफॉर्मेशन है। ट्रैफिक साइन अगर आप देखते हो बाहर, ट्रैफिक साइन आपको क्या बताते हैं, व्हेन टू मूव, व्हेन टू स्टॉप, तो वो क्या होता है, विजुअल इंफॉर्मेशन होता है। आपने कोई डायग्राम देखा किसी बुक में जिसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में एक्सप्लेन है, तो वो विजुअल इंफॉर्मेशन है, उसमें रिटन पार्ट कुछ नहीं है। आप कैसे समझ रहे हो, बाय लुकिंग एट इट। सो सेम वे राइटिंग टास्क 1 में आपको विजुअल इंफॉर्मेशन दिया है, आपको क्या करना है, उसका रिटन पार्ट लिखना है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। वो क्या हो सकता है, वो बार चार्ट भी हो सकता है, लाइन ग्राफ भी हो सकता है, पाए भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है, और डबल भी हो सकता है, कॉम्बिनेशनल भी हो सकता है। रिमेंबर दिस, आपके पास सिंगल बाय चार्ट भी आ सकता है, बार ग्राफ भी आ सकता है, और आपके पास कॉम्बिनेशनल, मतलब बार चार्ट और लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, पाई चार्ट और लाइन का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इन द सेशंस आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द टाइप्स, कि अगर कॉम्बिनेशनल आता है तो हम कैसे करेंगे, या फिर अगर सिंगल विजुअल इंफॉर्मेशन आता है तब हम अपने आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे। आपको डेटा को एनालाइज करके डिस्क्राइब करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चार्ट शोइंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, a graph showing internet usage, a table is showing sales data। यहां आपका काम क्या है कि आप की ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्या करोगे, की ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करोगे और फिर उनको क्लियर इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे।
विजुअल इंफॉर्मेशन है, जो आप देख रहे हो उस डेटा को एनालाइज करो, एनालाइज करके उसे डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब किनको करना है? जो की ट्रेंड्स आपने आइडेंटिफाई करे हैं उसमें, राइट? और फिर आप क्या करोगे? उन्हें लिखोगे इंग्लिश में। अब पैराफ्रेजिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, पैराफ्रेजिंग आपको बहुत अच्छे से कराई गई है, तो की ट्रेंड्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? की ट्रेंड्स होते क्या हैं? व्हाट आर की ट्रेंड्स? किसी को पता है की ट्रेंड्स क्या होते हैं? की मतलब, व्हेन आई से की ट्रेंड्स, सो यहाँ की का क्या मतलब है? मैम connected words, सॉरी, connected words. की ट्रेंड्स मीन्स द इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। Okay. जब हम की ट्रेंड्स की बात करते हैं कि आपको की ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उन की ट्रेंड्स का मतलब होता है आपके इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, इंपॉर्टेंट चेंजेस को पहचानना। डाटा आपको दिया है विजुअल इंफॉर्मेशन में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं उनको पहचानना, जो आपको क्लियरली दिखते हैं। अगर आपके सपोज करो लाइन ग्राफ में 2010 से 2020 तक की पॉपुलेशन दिखाई गई है, पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे? वो कैसा ट्रेंड है? अगर पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, आई एम राइटिंग हियर, अगर कोई 2010 से 2020 तक का ग्राफ आपको दिया है, आई एम राइटिंग हियर ऑल्सो, और पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, यस हरप्रीत, आप क्या बोलोगे? अपवर्ड ट्रेंड। यहां पर क्या है? अपवर्ड ट्रेंड है। रिमेंबर दिस कीवर्ड्स। अगर पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, तब आप क्या बोलोगे? अगर पॉपुलेशन Downward trend. कॉन्टिन्यूसली, यस, तो आप उसे क्या बोलोगे? डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर पॉपुलेशन सेम रहती है, देयर आर नो चेंजेस, सेम है बिल्कुल, देन Constant trend. सॉरी, Constant. यस, कांस्टेंट ऑल्सो एंड स्टेबल ट्रेंड। और कभी सोचो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, देन नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हुई, फिर पॉपुलेशन इंक्रीज, फिर डिक्रीज, कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है, तो व्हाट यू कैन से? Fluctuations. Fluctuating trend. फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, यस। सो की ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने का मतलब, जब आपसे ये बोला जाए कि राइटिंग के टास्क 1 में विजुअल इंफॉर्मेशन में आप सबसे पहले की ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करो, दैट मीन्स कि आपको क्या देखना है कि ओवरऑल इंक्रीज है या ओवरऑल डिक्रीज है, हाईएस्ट है या लोएस्ट पॉइंट्स है, मेजर चेंजेस क्या हो रहे हैं ओवर द टाइम। अगर 2010 से 2020 का डेटा दिया है, तो उसमें मेजर चेंजेस है क्या? कंपैरिजन करना है आपको कैटेगरीज के बीच में, जो भी आपकी कैटेगरीज दी गई है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप की ट्रेंड्स का मीनिंग समझो, कि की ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना मतलब आपके ग्राफ में, आपके चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस को समझना और उसे हाईलाइट करके लिखना। क्लियर? इतना समझ आया फॉर द राइटिंग टास्क 1? यस प्लीज, कोई डाउट, कोई क्वेरी, लेट मी नो। No, ma'am. Okay. Now let's talk about GT task 1 also. अब GT candidates, task 1 होता क्या है? What is task 1? Formal, semi-formal, and Formal, semi formal क्या? letters ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ लेटर। तो सबसे पहले GT टास्क 1 में आपको लिखना क्या है? आपको एक लेटर लिखना है। अब लेटर, इसमें ना सिचुएशंस डिफरेंट होती है। लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? यस GT कैंडिडेट्स, लेटर कितने टाइप्स के होते हैं? letter 2 types के होते हैं मैम, 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स होते हैं बताओ? formal and semi-formal. फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। इनफॉर्मल कहाँ जाएगा?
फ्रेंड्स और फैमिली yes, को ma'am. लेटर नहीं लिखोगे, Yes, ma'am. है ना? तो लेटर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है सेमी फॉर्मल, और एक क्या होता है, इनफॉर्मल। देयर आर Informal. 3 टाइप्स ऑफ लेटर। हमेशा याद रखना कि आपके पास 3 टाइप के लेटर्स आते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? कोई मुझे बताएगा क्या होते हैं ये तीनों टाइप के लेटर्स? एनीवन? ਮੈਮ ਫਾਰਮਲ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। यस। और ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗਸ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ हम्म ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ठीक है। ਇਨਫॉर्मल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। देखो मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ ताकि जब आपके पास, क्योंकि जब आपके पास लेटर आएगा ना, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये है कौन सा टाइप का लेटर, तभी तो आप उसे आगे लिखना स्टार्ट करोगे। तो राइटिंग टास्क 1 में जीटी स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला टास्क ये है कि वो लेटर के क्वेश्चन को पढ़े और उसे आइडेंटिफाई करे। जैसे एकेडमिक टास्क 1 वालों के लिए की ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ऐसे आपके लिए लेटर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं आता कि ये फॉर्मल लेटर है या ये सेमी फॉर्मल है। तो फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी ऑफिशियल या अननोन पर्सन को लिखे जाते हैं। जैसे आप किसी कंपनी, मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफिसर को लिख रहे हो, कोई कंप्लेन लेटर लिख रहे हो, कोई जॉब एप्लीकेशन दे रहे हो। यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज रहती है वो बहुत ही पोलाइट और प्रोफेशनल रहती है। रिमेंबर, यहाँ पे आप कोई भी स्लैंग, कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज कर सकते। अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है? एनी आइडिया व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस? नहीं पता किसी को कॉन्ट्रैक्शंस? यस प्लीज। हाउ कम? कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स क्या होते हैं? एनीवन? अवरिश? नो आइडिया? सना? मैम जैसे वो डोंट 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 वोंट एग्जैक्टली। शुडंट इस तरह टाइप की अगर स्लैंग। मैं बोलूं डिड नॉट, या मैं बोलूं कैन नॉट, कैन नॉट को मैं लिख दूं कांट, सो कांट इज अ कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड। दीज आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शंस। पूजा, नेगेटिव थॉट्स? कौन से नेगेटिव थॉट्स? कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कांट, वोंट, ठीक है, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, शॉर्ट करके लिखा जाता है, तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं होते। यहाँ पर हम अपना जो लेटर स्टार्ट करते हैं वो डियर सर, डियर मैडम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेमी फॉर्मल क्या होता है? सेमी फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जो हम किसी नोन पर्सन को लिखते हैं बट हमारा रिलेशन उनके साथ प्रोफेशनल होता है, राइट? आप अपने टीचर को लिख रहे हो, अपने कलीग को लिख रहे हो, अपने लैंडलॉर्ड को लिख रहे हो, अपने नेबर को लिख रहे हो। सो दिस इज अ मिक्स ऑफ प्रोफेशनल टोन। यहां आप अपना पर्सनल लैंग्वेज नहीं यूज करोगे, इट्स अ मिक्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। अगेन दिस इज पोलाइट, फ्रेंडली नहीं होगा एग्जैक्टली बिकॉज यहां पर आप अपनी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज करोगे। नाउ सपोज अगर आपका कोई कोलीग है, डियर मिस सिंह, डियर मिस्टर गुप्ता, डियर मिस विरमानी, right? So you will be writing the last name of that person जब हम ये start करते हैं लेटर, इसका salutation होता है ये। So remember, फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो ऑफिशियल या अननोन पर्संस को लिखे जाते हैं, और सेमी फॉर्मल क्या होते हैं? जो जिन्हें आप जानते हो बट यू आर राइटिंग इट इन अ प्रोफेशनल वे। आपके टीचर्स, आपके कलीग्स, आपके लैंडलॉर्ड, आपके नेबर। Now, what is informal letter? Informal letter is very straight. You write it to your friends, your family. आप अपने फ्रेंड को लिखो, अपने ब्रदर सिस्टर को लिखो, अपने पेरेंट्स को लिखो, कोई भी क्लोज रिलेटिव्स को आप लेटर लिख सकते हो। और इसमें जो आपकी टोन होती है, इट शुड बी फ्रेंडली,
एंड कैजुअल, यहां पे आपके कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड होते हैं. दैट मीन्स यू कैन राइट डोंट, यू कैन राइट आई एम नहीं लिखना, आई एम लिख सकते हो. देखो दिस वे. सो इनफॉर्मल में आपको कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड होती है, बाकी किसी भी लेटर में आपको कॉन्ट्रैक्शंस नहीं अलाउड होंगी. सो रिमेंबर दिस. जब आप कॉन्ट्रैक्शंस लिखते हो, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स में बोलते हो, तो वो लैंग्वेज आपकी इनफॉर्मल हो जाती है. डियर राहुल, डियर नेहा, हाय कृतिका, you will start your letter with these salutations. Okay? Clear? So formal letter, it's completely to the stranger person, a company person. Semi-formal, you know that person, but not close because it's professional. And informal is a casual letter, friends and family को लिखा जाता है. Clear? अब कंप्लेन लेटर हो, रिक्वेस्ट लेटर हो, इनविटेशन लेटर हो, अपॉलॉजी लेटर हो, कोई भी लेटर हो, आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रीड. अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूं आपको, यू नीड टू टेल मी कि ये कौन सा टाइप ऑफ लेटर है. रीड द क्वेश्चन क्विकली एंड टेल मी. यू ऑर्डर्ड अ प्रोडक्ट ऑनलाइन बट रिसीव्ड अ डैमेज्ड आइटम, राइट अ लेटर टू द कंपनी. कौन से टाइप का लेटर है ये? मैम फॉर्मल है. फॉर्मल. फॉर्मल मैम. Yes, it's a formal letter because you don't know about that company, right? It's an unknown for Yes. you. So, and remember, academic students, ये जो GT का टास्क 1 है ना, this is very important for you also, not from the IELTS point of view, but in a general way. ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. ओके, सो डोंट थिंक कि मैम जीटी पढ़ा रही है, एकेडमिक वालों का कोई यूज नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. लेटर राइटिंग इज वेरी बेसिक, जो हर इंडिविजुअल को पता होनी चाहिए और आनी भी चाहिए, बिकॉज यू राइट लेटर दीज डेज. हम ईमेल्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, द स्ट्रक्चर, द फॉर्मेट इज सेम. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू एकेडमिक टास्क 1. अब टास्क 1 इतना ट्रिकी क्यों है? लगता तो बहुत इजी है कि एक इमेज है, बस हमें उस पर डिस्क्राइब करना है, लिखना है. यहाँ पे जो आपको डिस्क्रिप्शन करनी होती है ना, वो आपको बहुत स्मार्टली करनी होती है. ये नहीं कि आपने सिर्फ देखा कि 2010 में इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज टू, द पॉपुलेशन इज 200, पॉपुलेशन इज 300 और आपने वो लिख दिया. नहीं, एग्जामिनर को आपकी बेसिक डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, एग्जामिनर को आपकी स्मार्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए. अगर आप सिर्फ ये लिख देते हो कि 2010 में द नंबर इंक्रीज, 2012 में द नंबर डिक्रीज, 2013 में द नंबर वाज हायर, तो एग्जामिनर को लगता है दैट दिस स्टूडेंट इज ऑन अ लेवल ऑफ 5 and 6. इससे ऊपर स्कोर नहीं देता वो कभी भी. बैंड 7 and 8 वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपनी राइटिंग में, वो जब विजुअल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं ना, तो वो डिटेक्ट करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को, कंपैरिजंस को, कॉन्ट्रास्ट को और की ट्रेंड्स को, और फिर उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन करते हैं. सो रिमेंबर, टास्क 1 ट्रिकी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कि आपने कैसे उसे विजुअलाइज करा, एनालाइज करा और कैसे उसे राइट डाउन करा इन वर्ड्स. सो आपको भी अपने राइटिंग टास्क 1 में पैटर्न्स, कंपैरिजंस, कॉन्ट्रास्ट और की ट्रेंड्स, इन सबको स्ट्रक्चर वे में लिखना है. जैसे हमने राइटिंग टास्क 2 का एक स्ट्रक्चर करा है, सेम वे हम राइटिंग टास्क 1 का भी एक स्ट्रक्चर करेंगे. ठीक है, जिसे बैंड 7 और 8 वाले स्टूडेंट्स बहुत इजीली फॉलो करते हैं. देयर आर 4 पैराग्राफ्स, राइट? पैराग्राफ्स आपने बिल्कुल सही बताया कि पैरा 1 इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना होता है, राइट? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीफ्रेजिंग होगी. पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है कि सिर्फ रीफ्रेज करना. द चार्ट illustrate, the graph shows, the diagram depicts. बस कोई एनालिसिस नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी पैराफ्रेजिंग होती है. आई एम राइटिंग हियर टास्क 1 का स्ट्रक्चर. पैराग्राफ 1 आपका इंट्रोडक्शन होता है. यू विल बी राइटिंग ओनली
पैराफ्रेजिंग। कोई ओपिनियन नहीं लिखोगे, कोई एनालिसिस यहां पर नहीं करोगे, आपको कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, यहां पर फ्रेजिंग करनी है। सेकंड आपका होता है पैराग्राफ 2 विच इज ओवरव्यू। सेकंड में हम क्या लिखते हैं, ओवरव्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जैसे राइटिंग टास्क 2 के लिए आपको कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है आपका ओवरव्यू। अब यहां आपको बताना होता है कि आपका ओवरऑल पिक्चर क्या है, जो आपने एनालाइज करा, जो भी आपने पिक्चर देखी, उसमें आपका ओवरऑल दिखा क्या आपको, कि ओवरऑल जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है स्टेडिली, ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो राइज हुई है सिग्निफिकेंटली, या ओवरऑल देयर इज अ डिक्लाइन। सो अगर आपका ओवरव्यू वीक है तो बैंड 7 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है आपके लिए। सो रिमेंबर कि यहां पर जब हम ओवरव्यू की बात करेंगे तो हम ओवरऑल पिक्चर की बात करेंगे, अपनी विजुअल इंफॉर्मेशन। ओवरऑल जो भी चेंज हुआ है, जो हमारी पॉपुलेशन में चेंज हुआ, या जो भी आपको डेटा दिया था, सेल्स का डेटा दिया, पॉपुलेशन का डेटा दिया, कोई भी डेटा दिया, उसमें ओवरऑल चेंज क्या हुआ वो आपको लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैराग्राफ 3 क्या होता है, इट इज अबाउट डिटेल। आपको डिटेल्स लिखनी है, यहां आप डेटा एक्सप्लेन करते हो नंबर्स में, कंपैरिजन करके, ट्रेंड्स करके, राइट। सो मेक श्योर कि आपको कंपैरिजन, नंबर, ट्रेंड, ये सारी चीजें अपनी डिटेल्स में लिखनी है। कैसे लिखनी है, आई विल बी टीचिंग यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू। ओके। पैराग्राफ 4 क्या होता है, पैराग्राफ 4 में आपके रिमेनिंग की फीचर्स आते हैं, जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन आपकी रह जाती है वो आप यहां लिखते हो। और रिमेंबर, जब भी चार्ट्स आते हैं आपके पास, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, चेंजेस क्या हुए हैं ओवर द टाइम, ये सब आपको लिखना है। यस, समबडी वाज स्पीकिंग। अब आते हैं हम मार्किंग क्राइटेरिया पे। स्ट्रक्चर हो गया। टास्क 1 का मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है, आइल्स में एग्जामिनर कैसे आपको मार्क्स देते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि वोकैबुलरी ज्यादा यूज करेंगे तो बैंड 8 आ जाएगा। नो, मैंने आपको राइटिंग टास्क 2 में भी बताया था कि आइल्स का ऐसे हो या फिर आपका टास्क 1 हो, सिर्फ वोकैबुलरी पे बेस्ड नहीं है। मार्क्स आपको 4 चीजों के बेसिस पे मिलते हैं, जो होते हैं आपके बैंड डिस्क्रिप्टर। सबसे पहला आपका बैंड डिस्क्रिप्टर क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट आर द बैंड डिस्क्रिप्टर्स? क्या क्राइटेरिया है? Yeah, it's a task, response, score, and cohesion. टास्क रिस्पॉन्स डियर आपका टास्क 2 में होता है, टास्क 1 में आपका टास्क अचीवमेंट होता है। तो व्हाट इज टास्क अचीवमेंट, ये क्या चेक करता है? यस, देखो टास्क 2 में हमने रिस्पॉन्स की बात करी थी कि क्या आपने अपने टास्क का रिस्पॉन्स करेक्टली दिया, फुल्ली एड्रेस करा, वो था आपका टास्क रिस्पॉन्स। अब यहां आपका टास्क अचीवमेंट आता है। ये क्या चेक करता है कि क्या आपने टास्क को कंप्लीटली, करेक्टली कंप्लीट किया या नहीं किया। एकेडमिक में इसका मतलब क्या है कि आपने ओवरव्यू दिया, क्या आपने अपने की फीचर्स को मेंशन किया, क्या आपने इररेलेवेंट डिटेल्स को अवॉइड किया, जो डिटेल्स रेलेवेंट है ही नहीं उन्हें भी अगर आपने लिख दिया, सो अगेन इट्स अ ड्रॉबैक टू योर स्कोर। अब अगर मैं जीटी स्टूडेंट्स की बात करूं, लेटर का पर्पस क्या आपने क्लियरली लिखा, जो इंस्ट्रक्शंस दी थी क्या आपने वो फॉलो करी लेटर में, क्या आपकी टोन करेक्ट थी जब आप लिख रहे थे। अब देखो स्पीकिंग के टाइम तो व्हेन यू स्पीक आपकी टोन दिखती है, बट जब आप राइट करते हो आपके वर्ड्स आपकी टोन को डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ यू आर राइटिंग। सो बैंड 7 के लिए आपका आंसर क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए।
आप ओवरव्यू भी लिखोगे, की फीचर्स को भी मेंशन करोगे और अपनी इररिलेवेंट डिटेल्स को अवॉइड करोगे। जीटी स्टूडेंट्स अपने लेटर का पर्पस क्लियर लिखेंगे, अपनी इंस्ट्रक्शंस को, वो 3 बुलेट पॉइंट्स जो दिए होते हैं ना लेटर में, वो आप फॉलो करोगे और अपनी टोन को करेक्ट लिखोगे। अगर फॉर्मल है पोलाइट, सेमी फॉर्मल है पोलाइट, इनफॉर्मल है तो आप फ्रेंडली और कैजुअल टोन को यूज कर सकते हो। सेकेंड क्राइटेरिया होता है हमारा कोहेरेंस एंड कोहेजन का। कोहेरेंस एंड कोहेजन हमने टास्क 2 में भी करा है। सिंपल लैंग्वेज में आपकी राइटिंग कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। कोहेरेंस एंड कोहेजन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि आपकी राइटिंग को आपने कितना ऑर्गेनाइज करके लिखा है। एग्जामिनर क्या देखता है कि आपकी पैराग्राफिंग कैसे है, आपने लॉजिकली फ्लो लिखा है कि नहीं, लिंकिंग वर्ड्स का आपने यूज करा कि नहीं करा, कनेक्टर्स अगर आपने यूज करे हैं कहीं वो ओवर यूज तो नहीं कर दिए। नेचुरल फ्लो होना चाहिए। जब मैंने आपको स्पीकिंग कराई थी वी वर फोकस्ड ऑन थिंग कि हम जब बोलेंगे इट शुड लुक लाइक अ नेचुरल फ्लो। सेम वे राइटिंग भी यही कहती है। अगर हमने राइटिंग टास्क 2 अभी तक करा तो हमने कैसे अपनी पैराग्राफिंग करी, विद द फ्लो, विद द सीक्वेंस, राइट। सो सेम वे यहां भी आपको लॉजिकली फ्लो की बात करनी है कि अगर हमने कोई पॉइंट लिखा था राइटिंग टास्क 2 में तो हमने उसे एक्सप्लेन करा था, हाउ, व्हाई, रिजल्ट, एग्जाम्पल के साथ। सेम वे हम यहां पर भी करेंगे कि वी विल बी राइटिंग इन अ फ्लो, we will not overuse them. Okay, just give me a second. Yes, so coherence and cohesion is clear. Yes please, any doubt? Because you need to understand कि बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते क्या हैं, हमें राइटिंग टास्क 1 में लिखना क्या। नाउ थर्ड इज लेक्सिकल रिसोर्सेस। लेक्सिकल रिसोर्सेस क्या होते हैं? अभी अवरिश ने बोला भी था लेक्सिकल रिसोर्स के बारे में, दैट ही इज नॉट गेटिंग स्कोर इन द लेक्सिकल रिसोर्स। एडवांस वोकैबुलरी। इट्स अ वोकैबुलरी रेंज। इसका मतलब होता है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है। बैंड 7 स्टूडेंट जो होते हैं ना वो रिपीटेटिव वर्ड्स को अवॉइड करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम वर्ड दे ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स। अब मैं अगर इंक्रीज की बात करूं, अ सिंपल वर्ड, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दिस वर्ड इंक्रीज, मैं उसकी जगह क्या लिख सकती हूँ बताओ? व्हाट आई कैन यूज? अगर मुझे इंक्रीज नहीं लिखना तो मैं क्या वर्ड यूज करूं? मैम ग्रो। सॉरी, ग्रो। ग्रो, यस, एक्सपैंड। और एक्सपैंड। राइज। राइज, यस, शूट अप भी कर सकते हैं। हम्म, ग्रोथ। और यस, और क्या बोल सकते हैं? राइज, ग्रो, गो अप, इम्प्रूव, एक्सपैंड, हाय 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 सर्च, हाय हाई, यस। So instead of repeating the same word, देखो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंसी वर्ड्स गलत यूज किए, आपको पहली बात तो फैंसी वर्ड्स यूज ही नहीं करने, आपका बैंड स्कोर ड्रॉप हो जाता है। मैंने आपको राइटिंग टास्क 2 में भी बताया था, एक ही ऐसे लिखना है आपको, एक ही टास्क 1 लिखना है आपको। सो जस्ट फ्रेम इट अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से फ्रेम करो कि अगर मैं इंट्रो का पैराग्राफ लिख रहा हूं मैं कौन सा फर्स्ट फ्रेज यूज करूंगा, अगर मैं बॉडी पैराग्राफ लिख रहा हूं तो मैं कौन सा फ्रेज यूज करूंगा। तो सेम वे आपको यहां पर भी यही करना है कि जब हम राइटिंग टास्क 1 स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करना, की डिटेल्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वोकैबुलरी रेंज यहां पर ये रखनी है, बिकॉज आपको बार बार ऐसा दिखेगा कि चेंजेस में इंक्रीज है, चेंजेस में डिक्रीज है, तो रिपीटेटेड वर्ड्स को आपको अवॉइड करना है, यू शुड नॉट यूज देम। नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी क्या होता है? एग्जामिनर यहां क्या चेक करेगा?
आपकी ग्रामर का कंट्रोल, आपकी सेंटेंस की वैरायटी, इतने सारे सेंटेंस टाइप जो आपको कराए हैं वो आपको यहाँ यूज करने हैं। बैंड 7 के लिए मिक्स ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए आपके, जैसे आप सिंपल सेंटेंसेस भी यूज करो, कॉम्प्लेक्स भी यूज करो और कंपाउंड सेंटेंसेस भी यूज करो। और ग्रामर में आपके एरर्स लिमिटेड होने चाहिए, ग्रामर एरर्स ज्यादा नहीं होने चाहिए। माइनर एरर तो एग्जामिनर भी अवॉइड कर देता है, बट मेजर एरर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके फ्रीक्वेंटली एरर दिख रहे हैं ग्रामर के, ऑब्वियसली यू विल बी स्टक टू अ लोअर बैंड, आप 7 नहीं अचीव कर पाओगे। तो रिमेंबर, बैंड 7 के लिए आपको वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं, जैसे हमने टास्क 2 में यूज करे हैं, द सेम वे यू हैव टू डू इट हियर। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिस्टेक्स क्या करते हो आप लोग। हमने बैंड डिस्क्रिप्टर्स की बात करी, अब वो मिस्टेक्स क्या हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। टॉप मिस्टेक, सबसे पहली ओवरव्यू को मिस कर देते हैं। मिस्टेक 2, हर नंबर को मेंशन करना। नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर एक नंबर को मेंशन करो। नो, ओपिनियन देना, आई थिंक दिस ट्रेंड इज गुड। क्या आपको टास्क 1 में ओपिनियन लिखना अलाउड है? क्या आप ये लिख सकते हो, आई थिंक दिस ट्रेंड इज गुड? अभी 2 days बैक आई वॉज चेकिंग a writing task 1 and a student wrote, I think this trend is good. जब आपने I think लिख दिया, that means you're talking about your viewpoint. टास्क 1 में आपको ओपिनियन अलाउड नहीं है, ठीक है। मिस्टेक 4 इज वर्ड लिमिट को इग्नोर कर देना। 150 वर्ड मिनिमम लिखने हैं और आप 200-250 लिखने की जरूरत ही क्या है। 150 में उसे समराइज करके लिखो ना। आपका क्वेश्चन क्या होता है, समराइज योर आंसर। तो समराइज करना किसी भी चीज को, यू आर राइटिंग इन शॉर्ट, राइट। बैंड 7 और बैंड 5 वाले स्टूडेंट का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंड 5 स्टूडेंट क्या करता है, डेटा को सिर्फ कॉपी करके लिख देता है। इन 2000 द नंबर वाज 10, इन 2005 द नंबर वाज 20, इन 2010 द नंबर वाज 30। इस तरीके से वो अपनी राइटिंग टास्क 1 लिखता है। लेकिन बैंड 7 वाला स्टूडेंट पता है क्या करता है, वो ट्रेंड्स बताता है। द फिगर इंक्रीज स्टेडीली फ्रॉम 10 in 2000 to 30 in 2010. I'm writing the data here. See this. ये होते हैं बैंड 5 वाले स्टूडेंट जो ऐसे अपने डेटा को लिख देते हैं राइटिंग टास्क 1। लेकिन जो बैंड 7 वाला स्टूडेंट होता है वो इसी सेम डेटा को इस वे में लिखता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैंड 5 एंड बैंड 7। अब देखो, आपने 3 सिंपल सेंटेंस लिखे और आपने एक ही सेंटेंस को समराइज कर दिया। सो हु विल गेट बैंड 7? इन्हें बैंड 7 मिलेगा या इसे बैंड 7 मिलेगा? आपने सेम डेटा लिखा बट द स्किल इज डिफरेंट, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स। क्लियर? आपको ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस विजुअल इंफॉर्मेशन को जस्ट जो दिया है कॉपी करके नहीं लिखना, आपको एनालाइज करना है, की ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू राइट इट विद दिस स्किल, ठीक है। टास्क 1 में एक टाइम स्ट्रैटेजी है कि हम 20 मिनट्स को कैसे यूज करें। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए है कि 3 मिनट आप अपने क्वेश्चन को एनालाइज करो, 2 मिनट में आप अपनी प्लानिंग करो और लास्ट के जो 15 मिनट है ना उसमें आप अपने टास्क को लिखो। देखो, प्लानिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग स्किप हुई दैट मींस यू विल कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ मिस्टेक। क्लियर? यस प्लीज। सो माय फाइनल एडवाइस टू यू ऑल इज कि अगर आपको टास्क 1 में बैंड 7+ चाहिए तो ये 3 चीजें याद रखो कि पहला, आपका ओवरव्यू स्ट्रांग होना चाहिए एकेडमिक के लिए।
जीटी स्टूडेंट्स, आपका लेटर का पर्पस क्लियर होना चाहिए। सेकंड इज स्ट्रक्चर को फॉलो करो, जो आपका एकेडमिक में स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करो, जो आपका लेटर राइटिंग में स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करो। नंबर 3 इज डेटा को एनालाइज करो, कॉपी नहीं करना। और जीटी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को एनालाइज करो कि क्वेश्चन क्या है एंड देन यू हैव टू राइट इट। ओके, सो अगर आप आइल्स राइटिंग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, एक बात याद रखो, IELTS is not only about English test, it's the strategy also. जो स्टूडेंट स्ट्रैटेजी समझ जाता है वो बैंड 7 और 8 इजीली स्कोर कर लेता है, राइट? सो कल के सेशन में मैं आपको कराऊंगी कि हम टास्क 1 कंप्लीटली लिख कैसे सकते हैं, कैसे एग्जामिनर के थ्रू हम एनालाइज करते हैं अपने आंसर को, उस विजुअल इंफॉर्मेशन को, और इन वर्ड्स हम कैसे लिखते हैं। ओके, नाउ एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो। यस, एनीबडी हु हैज एनी डाउट रिगार्डिंग task 1 GT या फिर academic, please let me know. And there are some new students. Shweta, मैम कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? yes Yes. please, why not? मैम प्लानिंग कह रहे थे, आपकी प्लानिंग के Yes. हिसाब से चलना, तो उसको मतलब कैसे प्लान करना है? So that is what I'm going to teach you tomorrow, जब मैं आपको राइटिंग करके दिखाऊंगी टास्क 1 की, right? अच्छा, Yes. So I will tell you कि कैसे आपको 5 minutes में प्लान करना है अपने राइटिंग टास्क 1 को। मैम टास्क 2 सभी हो गए? Yes, टास्क 2 तो हमने कल ही लास्ट करा। Yes, it's done. You are मैम late. ये देखना हो मैम आप गेस्ट लेट। एप्लीकेशन में जाकर, एप्लीकेशन में एक सेक्शन होता है, जैसे ही आप एप्लीकेशन का होम पेज ओपन करते हो, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड क्लासेस, लिखा होता है ना, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग क्लासेस। क्लासेस पे यस आप मैम। क्लिक करोगे, उसमें आपको एक सेक्शन मिलेगा आइल्स लाइव क्लास। उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको स्पीकिंग और राइटिंग की अभी तक जितनी क्लासेस हो गई हैं सारी अपलोड है। स्पीकिंग की आई बिलीव देयर आर 18 to 19 क्लासेस, और राइटिंग की भी सारी क्लासेस अभी तक की मैम अपलोड ਇਹ है। ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? सॉरी, ਮੈਮ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? राइटिंग टास्क 1 योर टाइमिंग यू आर आस्किंग? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ? यू आर आस्किंग अबाउट द कोर्स डेट, कि कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है? ਹਾਂਜੀ 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 ठीक है मैम। I don't remember the course date, but yes, I believe it's been 1.5 month. Yes. ओके Yes. So I guess February के beginning में ये start हुआ था, yes. और January में भी. No, we have done, yes. हाँ. आप YouTube पे भी देख सकते हो सारी क्लासेस को. YouTube पे भी ऑलरेडी अपलोडेड है सारी क्लासेस, तो बेबी कोड के चैनल पे जाके आप सारी क्लासेस को देख सकते हो। अदरवाइज एप्लीकेशन को ओपन करो एंड यू विल गेट ऑल द क्लासेस। Okay? Any doubt, any query, anybody else? Yes, please. मैम कोहेरेंस और कोहेजन में एक बार फिर से Shweta, your voice is very low. Please speak a Hello, little am I loud. audible, ma'am? Yes, Now you're audible? audible, but voice is very low. Okay. Yes. ओके, मैम कोहेजन में और कोहेजन में डिफरेंस नहीं पता चल रहा मेरे को, तो प्लीज कंफर्म कर देखो, दीजिए जब क्या आप है। अपनी राइटिंग को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके लिखते हो, अभी आपने सेशंस अटेंड नहीं करे, यू मिस्ड आउट द राइटिंग टास्क 2 आल्सो। अगर आपने राइटिंग टास्क 2 भी अटेंड किया होता, यू वुड हैव कम टू नो कि कोहेरेंस एंड कोहेजन होता क्या है, एग्जामिनर क्या चेक करता है, कि आपने पैराग्राफिंग करी कैसे है, आपने अपने आइडियाज को कंबाइन कैसे करा है, लिखा कैसे है। दैट इज व्हाट कोहेरेंस एंड कोहेजन इज। देखो, कोहेरेंस का सिंपल एक मतलब बताऊं, कोहेरेंस का मतलब होता है आपके आइडियाज क्लियर हैं और लॉजिकली ऑर्गेनाइज है। आपने जो ऐसे लिखा है उसमें क्लियर पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ में आपने एक आइडिया को लिखा है, और आइडियाज आर इजी टू फॉलो। जैसे मैंने स्ट्रक्चर कराया कि हमने एक पॉइंट लिखा, उसे हाउ, व्हाई, इम्पैक्ट में एक्सप्लेन करा, तो वो एक क्लियर वर्जन है। कोहेजन का मतलब होता है जो आपने लिंकिंग वर्ड्स को यूज करा है अपने आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए, क्या वो आपने स्मूथली करा, दैट इज व्हाट कोहेजन इज। ओके, ओके, थैंक यू सो मच मैम। नो प्रॉब्लम। एनीबडी एल्स, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो?
Then we will be meeting tomorrow with academic task 1. कल मैं academic task 1 कराने वाली हूँ, bar graph, pie charts, all the visual information. Okay? So see you all tomorrow. मैम कल क्लास On Monday. Oh, sorry, I missed out. Yes. Happy weekend to all of you. We will be meeting now on Monday. Sorry. There's a class every day, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Okay? Bye bye. Happy weekend to all of you. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.